नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो ये सेशन का पार्ट 10 है। अभी तक 9 वीडियो हो चुकी हैं। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, इस वीडियो के आखिरी में जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के साथ आप आखिरी तक बने रहिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी। जानते हैं आगे क्या है इस वीडियो में खास। यहाँ पे हम टॉप 20 यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही क्वेश्चन से हटके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते हैं, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और फिर वीडियो के आखिरी में हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं और उसका जो आंसर होता है वो आपको कमेंट में देना होता है और उसका जो फाइनल आंसर होता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक आप शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इस वीडियो को पहुँचना चाहिए। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, इस वीडियो को बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, यानी जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को अवशोषित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है इस टाइप का प्रश्न। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूट हेयर्स। क्या होता है रूट हेयर्स, इसको जान लेते हैं कि ये जो मिनरल्स होते हैं और वाटर होता है, इनका अवशोषण जो होता है रूट हेयर्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो होता है टर्मिनल पोर्शन होता है, यानी कि जो टर्मिनल पोर्शन ये कहलाता है, ये टर्मिनल पोर्शन होता है रूट्स का, इसी को हम रूट्स हेयर कहते हैं। ठीक है, पानी का और खनिजों का जो अवशोषण होता है इन्हीं रूट्स हेयर्स के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे कि वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो रूट हेयर होते हैं वो कौन से पौधों में या ज़्यादा डेवलप रहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो रूट हेयर्स होते हैं ये जीरोफाइट्स में ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट्स ये बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना। और एक पॉइंट और आप जान लीजिए, एक टर्म होती है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप ये क्या होता है कि जब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है स्टेम के बेस से, यानी कि बेस से, और जब ऊपर तक यानी अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का ट्री के टॉप तक, उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और आपको याद रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बटनिंग इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन, हिंदी में अगर हम जानें तो बटनिंग निम्न में होने वाला एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर फिजियोलॉजिकल विकार है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। ये जो है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी की ये फिजिकल डिसऑर्डर है, समस्या है। ठीक है, और ये जो होती है बटनिंग जिसको हम कहते हैं, ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से होती है। ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, जो यंग प्लांट होते हैं उसमें जो कर्ड का डेवलपमेंट होता है वो बहुत कम हो पाता है या फिर छोटे छोटे कर्ड ही रह पाते हैं। ठीक है, इसी को हम बटनिंग कहते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी से होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और कॉलीफ्लावर का कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जान लेते हैं। इसकी जो सीड रेट होती है, बीज दर जो होती है वो 450 से 700 ग्राम पर हेक्टेयर होती है, ये आप याद रखिएगा। और पूछ लेता है पूसा सरद। पूसा सरद किसकी वैरायटी है, तो ये कॉलीफ्लावर की यानी फूल गोभी की वैरायटी है, ये आप याद रखिएगा। और पूसा दीपाली भी इसी की वैरायटी है। पूसा सिनोबोल, ये सब कुछ किस्में हैं, वैरायटी हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है, आपको इसको याद रखना है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो है कॉलीफ्लावर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन, यानी सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम में प्रारंभ किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है।
जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो याद रखिएगा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो इंग्लैंड से स्टार्ट किया गया था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो कौन सी ईयर में आया था, तो आप ईयर भी याद रखिएगा 1904 में ये आया था। ठीक है, 1904 1905 के आसपास ये आया था, तो आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन इज रिफर्ड एज, यानी अंकुरण प्रेरित करने के लिए बीजों में ठंडे तापमान उपचार को के रूप में जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जानते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्ट्रेटिफिकेशन। तो याद रखिएगा कि जब बीजों को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है अंकुरण यानी जर्मिनेशन को प्रेरित करने के लिए, तो उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सब सॉइलर प्लाउ इज बेस्ट सूटेड फॉर, यानी सब सॉइलर हल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेकिंग हार्ड पेन। तो याद रखिएगा जो सब सॉइलर प्लाऊ होता है, ये जो कठोर मिट्टी हो जाती है उसको ब्रेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इस हल का, इस प्लाऊ का। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, बायोसुपर इज मेड अप ऑफ, यानी बायोसुपर किन पदार्थों से बनाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो बायोसुपर जो है वो रॉक फॉस्फेट प्लस सल्फर प्लस थियोबेसिलस इनके मिक्सर से इसको बनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद रखना है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, खेरा डिसीज was reported for first time in which rice variety। तो जो धान की खेरा बीमारी है पहली बार किस प्रजाति या किस किस्म में पाई गई थी या देखी गई थी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है IR8। याद रखना है आपको, जो धान का को खेरा जो डिसीज़ है, धान की खेरा डिसीज़, ये सबसे पहले IR8 वेराइटी में ये देखी गई थी। और अगर वो अलग से क्वेश्चन पूछे कि ये कब दिखाई गई थी, रिपोर्टेड हुई थी, तो ये 1966 में यानी 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में इसको बाय एल नेने, ये नाम भी आप याद रखिएगा, बाय एल नेने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने इसको रिपोर्ट किया था, इन्होंने इसको देखा था। कब देखा था? 1966 में। कहाँ पर? तो इनको पंतनगर उत्तराखंड में इनको देखा था। तो अच्छा क्वेश्चन है। और नॉर्मली ये क्वेश्चन तो काफ़ी फेमस है, जो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है कि खेरा जो होता है, खेरा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो वो जिंक की कमी से होता है। और इसको मैनेज किया जाता है जिंक सल्फेट डाल के। ठीक है, कभी अगर वो उसकी मात्रा पूछ ले तो 5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको हम, नर्सरी स्टेज पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है तो इसको हम डालते हैं जिंक सल्फेट को 5 kg। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, हु इज़ कंसिडर्स एज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में प्रसार शिक्षा के जनक को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, और एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है, तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जान लेते हैं क्या है इसका आंसर। जो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है इन इंडिया में, ये इनको केन सिंह को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, केन सिंह जो है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है के फादर हैं इंडिया में। और नॉर्मली पूछता तो JP लिगन्स होता। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट लीफ इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय, यानी पौधों के पत्तों में स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है वाटर पोटेंशियल। याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक हीट इज हायर इन, यानी विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर है अकॉर्डिंग टू ये 4 ऑप्शन यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो जान लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। ह्यूमस की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच वाटर यूज इफिशियंसी इज हाईएस्ट इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी पानी उपयोग क्षमता कौन से पौधों में सबसे ज़्यादा होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है कैम। तो याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा वाटर यूज इफिशियंसी, शॉर्ट में ऐसे भी वो पूछ सकता है, वाटर यूज इफिशियंसी जो सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी कैम की होती है, कैम प्लांट्स की होती है। फिर उसके बाद C4 की होती है, कैम की होती है, फिर C4 की होती है, फिर C3 आता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना। उसके बाद अगर वो पूछे ट्रांसपायरेशन रेट, इस पॉइंट को भी हम जान लेते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, एग्जाम में पूछ लेता है इस टाइप का। अगर वो ट्रांसपायरेशन रेट पूछेगा कि किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन रेट होगी C3 की, फिर मीडियम में होगी यानी उससे कम होगी C4 की, और सबसे कम होगी कैम की, कैम प्लांट्स की। तो ये आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट और पूछता है वो, फोटो रेस्पिरेशन कौन से प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको याद रखना है, अगर वो फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा होता है C3 में, C3 प्लांट्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप आपको याद रहेंगे और क्लियर हो गए होंगे। और एक पॉइंट और समझ लीजिए, वो पूछता है निम्न में से कौन सा C4 प्लांट है, C4 पौधा है। ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो 2-3 प्लांट हैं जो एग्जाम्पल आप एक ट्रिक से उनको याद रख सकते हैं, मगज से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, मक्का, गन्ना, ज्वार, ये जो प्लांट है मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, और बीड में होता है चौलाई। तो ये कुछ C4 प्लांट हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा C4 पौधा है या फिर कौन सा C4 पौधा नहीं है। तो अगर आप ट्रिक से याद रखेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे बात हो रही है, इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ट्राइसेम प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन, यानी कृषि विस्तार में ट्राइसेम कार्यक्रम में शुरू हुआ था। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। और इसका जो सही आंसर है वो है 15 अगस्त 1979। तो याद रखिएगा, शॉर्ट में वो पूछता है कि ट्राइसेम कब आया था, तो 1979 में ये आया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे बात हो रही है, व्हाट इज़ द सुटेबल टाइम फॉर डस्टिंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड ऑन द क्रॉप्स, यानी फसलों पर कीटनाशक पाउडर छिड़कने का कौन सा समय सबसे अच्छा होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। यहाँ पे वो डस्टिंग की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे जो हमारा सही आंसर आएगा वो होगा मॉर्निंग टाइम। यानी अगर हम इंसेक्टिसाइड का डस्ट के फॉर्म में अगर हम स्प्रे कर रहे हैं प्लांट पे, तो हमको मॉर्निंग यानी कि जो सुबह का समय होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है डस्टिंग के लिए। तो 2 पॉइंट हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर वो डस्टिंग की बात कर रहा है, अगर वो डस्टिंग की बात कर रहा है, इंसेक्टिसाइड डस्टिंग की बात कर रहा है, सुटेबल टाइम पूछ रहा है, तो आप मॉर्निंग का टाइम याद रखिएगा यानी सुबह का टाइम। और अगर वो अकेला स्प्रेइंग की बात कर रहा है तो फिर हम इवनिंग का टाइम सबसे अच्छा मानते हैं, यानी कि जो शाम का समय होता है वो स्प्रेइंग के लिए सबसे अच्छा होता है। और जो पाउडर फॉर्म होता है डस्ट के फॉर्म में अगर हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो मॉर्निंग का समय यानी सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आगे के एग्जाम के लिए आपको ये पॉइंट याद रहेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पर हेक्टेयर सीड रेट ऑफ कैरेट इज, यानी गाजर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में इसको पूछा भी गया है, क्योंकि सीड रेट से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है। तो जो गाजर की यानी कैरेट की जो सीड रेट होती है वो होती है 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। आपको इसको याद रखना है। 2-3 पॉइंट और जान लेते हैं, जैसे पूसा केसर पूछ लेता है, पूसा केसर किसकी वेराइटी है, तो ये आपकी गाजर की वेराइटी है। ठीक है, और ऊटी-1 ये भी आप याद रखना, ऊटी-1 ये भी इसी की गाजर की ही वेराइटी है। और बहुत से स्टूडेंट्स को गाजर और मूली की सीड रेट में कन्फ्यूज़न होती होगी, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गाजर की जो सीड रेट होती है वो 5 से 6 kg या फिर 5 kg के आसपास होती है, या 5 से 6 की रेंज में होती है। और मूली की जो होती है वो होती है 6 से 11 या 6 से 12 kg पर हेक्टेयर। आप ऐसे करके इसको भी याद रख सकते हैं कि जो गाजर होती है उसकी सीड रेट कम होती है, मूली की सीड रेट ज़्यादा होती है।
ठीक है। और एक पॉइंट आप मूली का भी याद रखिएगा, एक वेराइटी है जिसका नाम है राउंड चेरी बेले। ये जो है रेड कलर की, रेडिश की वेराइटी है, लाल कलर की मूली की ये किस्म है, तो आप याद रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये भी। और ये था इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द डिलिंटिंग ऑफ कॉटन सीड इज डन विथ, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो कपास के बीजों का वितंतुकरण करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो जो डिलिंटिंग करते हैं कॉटन सीड की, वो हम सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं। याद रखिएगा इसको, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन रेडिश एंड कैबेज वाज मेड बाई या डेवलप बाई, मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर बनाया था। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने रेडिश और कैबेज के बीच क्रॉस करा के एक नई क्रॉप को डेवलप किया। तो उसका जो नाम है वो है रेफेनो ब्रेसिका, यानी रेफेनो ब्रेसिका, यानी कि रेडिश और कैबेज के क्रॉस से इसको बनाया था। और ये इसका जो सही आंसर है वो है कार्पेंचेंको। ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसको डेवलप किया था, जिसका नाम है रेफेनो ब्रेसिका। याद रखिएगा, 2-3 पॉइंट इससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कि रेफेनो ब्रेसिका किसने डेवलप की थी, तो कार्पेंचेंको ने 1927 के आसपास। दूसरा, ये जो है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी कई बार पूछ लेता है ये किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इंटर स्पेसिफिक है या इंटरजेनेरिक है। तो ये इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसे ही एक और क्रॉप डेवलप किया गया था जिसका नाम है ट्रिटिकेल। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसको जो है वीट और राई के क्रॉस से इसको डेवलप किया गया था। वीट यानी ट्रिटिकेल, ट्रिटिकम, और राई यानी सीकेल, इन दोनों को मिला के इसका नाम रख दिया ट्रिटिकेल। ठीक है, ये भी जो है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी ट्रिटिकेल भी। तो आप दोनों को एक साथ भी याद रख सकते हैं। और आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। और इसका जो सही आंसर है वो है कार्पेंचेंको। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। एसिड सॉइल्स हैव, यानी अम्लीय मृदा में होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसको याद रखना है और जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो जो एसिड सॉइल होती हैं उनका लो पीएच होता है, लो उनकी CEC होती है, और लो उनमें कैल्शियम होता है, लेकिन एल्युमिनियम जो होता है वो हाई होता है। तो आपको इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन शुगर केन द एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द इन्फेस्टेशन ऑफ, यानी गन्ने में नत्रजन युक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग से का प्रकोप बढ़ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है पायरेला। ठीक है, पायरेला यानी शुगर केन लीफ होपर इसको कहा जाता है। ठीक है, और पायरेला परपुसिएला ये होता है इसका साइंटिफिक नेम। तो ये साइंटिफिक नेम ही यहाँ पे पूछा गया है, या फिर यहाँ पे शुगर केन लीफ होपर भी वो पूछ सकता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखना कि अगर गन्ने में हम नत्रजन युक्त या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसमें जो पायरेला होता है यानी कि शुगर केन लीफ होपर होता है, उसका इन्फेस्टेशन या उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन इज, यानी संकर कपास के जनक हैं। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर है वो है CT पटेल। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्योर लाइन इज, यानी शुद्ध वंशक्रम है। जो प्योर लाइन होता है वो होता है होमोजीनियस होमोजाइगस। तो याद रखिएगा आप इसको, जो प्योर लाइन होता है वो होमोजीनियस एंड होमोजाइगस होता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं हम आज का प्रश्न यानी क्वेश्चन ऑफ द डे पर। पुरानी वीडियो में एक प्रश्न आपसे पूछा गया था जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया था, उसका हम सही आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन था कि ललित जो है वो किसकी वैरायटी है या किस्म है। तो उसका जो सही आंसर है वो है गुआवा।
या फिर अमरूद, आप याद रखिएगा। जो ललित जो है वो अमरूद की एक किस्म है और ये पिंक फ्लैश फ्रूट है, ठीक है। और कुछ कुछ वेराइटी और हम जान लेते हैं गुआवा की। जैसे वो पूछता है एप्पल कलर, तो आप याद रखिएगा एप्पल कलर भी गुआवा की यानी अमरूद की वेराइटी है। एक पूछता है बेहट कोकोनट, बेहट कोकोनट जो होती है वो भी आपकी गुआवा यानी अमरूद की ही वेराइटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन मेज प्लांट टेसल अपीयर फर्स्ट, सिल्क अपीयर फर्स्ट, बोथ अपीयर एट द सेम टाइम, नन ऑफ दीज। यानी मेज यानी मक्का में, मक्का का जो पौधा होता है उसमें टेसल मतलब होता है जो मेल पार्ट होता है, ठीक है। जो नर वाला भाग होता है पौधे में उसको टेसल कहेंगे। सिल्क यानी जो मादा वाला यानी कि फीमेल वाला जो पार्ट होता है उसको हम सिल्क कहते हैं। और यहाँ पे बात कर रहा है कि पहले मेल आएगा कि पहले फीमेल आएगा कि पहले या फिर दोनों एक ही टाइम पर अपीयर होते हैं, पौधे में दिखते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आप एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स ने इस सीरीज़ की पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पुरानी सभी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।